गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार। आज हम फिर से एनडीए पेपर सॉल्व करेंगे। लास्ट ईयर 6 साल के अंदर 2018 से 2021 तक के जितने भी क्वेश्चन सारणिक के टॉपिक से संबंधित, जितने भी क्वेश्चन से डिटर्मिनेट या सारणिक से संबंधित आए हैं 2018 से 2021 तक के, उन सभी क्वेश्चनों का हम यहाँ सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं। और प्रत्येक ईयर के क्वेश्चंस के हमारे पास से पार्ट ए रहेगा, ठीक है। तो आप इस हिसाब से अपने क्वेश्चन से मैच कर लेना। तो 2021 के जो पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है सारणिक के टॉपिक का, वो क्या बोल रहा है हमारे पास है कि यदि सारणिक और इसका मान डेल्टा है तो इस सारणिक का मान क्या होगा, और हमें ये 4 ऑप्शन से दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या दे रखा है हमें कि एक सारणिक दे दी और इसका मान क्या दे दिया, डेल्टा के बराबर है या एक छोटे से त्रिभुज के बराबर है, ऐसा हमें दिया है। तो हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है और बोल रहा है p के बराबर नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 हो जाएगा तो सारणिक का मान 0, या क्यों 0 हो जाएगा तो सारणिक का मान 0, और p के मान 1 और q के मान 1 आ गए तो वापिस से यही डेल्टा बन जाएगा। तो p और q 0 और 1 नहीं है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ p कॉमन लेंगे। p कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, a1 a2 और a3। इसको ऐसा कैसा छोड़ दो, b1 b2 और b3। यहाँ से आप q कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, c1 c2 और c3। अब देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का मोड क्या बोल रहा है, त्रिभुज या डेल्टा बोल दो। तो ये क्या बच गया हमारे पास है, p क्यों डेल्टा, ऑप्शन है डी के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा, इसके अंदर ऑप्शन आएगा डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, क्या बोल रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 0 है, तो हमें इस सारणी की वैल्यू बताइए कि इस सारणी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। ओके, तो हमें इसकी वैल्यू पूछी है। देखो क्या इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि कॉलम फर्स्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं c1 प्लस c2 प्लस c3, क्योंकि सारणी के अंदर ज्यादातर r1 प्लस r2 प्लस r3 कर सकते हो, c1 प्लस c2 प्लस c3 कर सकते हो। तो ऑपरेशंस लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c, और ये b और c ऐसा कैसा, और ये b प्लस c प्लस a, और ये c और a ऐसा कैसा, और ये c प्लस a प्लस b, और ये a और b ऐसा का ऐसा। a प्लस b प्लस c ले लो कॉमन, तो ये आ जाएगा मेरे पास a प्लस b प्लस c, तो ये बचेगा 1bc 1ca और 1ab। तो इसका सारणी का मान निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cb माइनस a स्क्वायर से माइनस b लेंगे तो ये आ जाएगा b माइनस का a, और c लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस का c। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, आप इसे फास्ट निकाल सकते हो, और ये लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, याद रख लेना। तो ये बचेगा मेरे पास bc और माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का ab प्लस का ca माइनस c स्क्वायर, यानी ये बच गया हमारे पास है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से प्लस bc प्लस ab प्लस ca, bc प्लस ab प्लस ca। ये हमारे पास वैल्यू बच गई, और इससे मल्टीप्लाई में कौन है, a प्लस b प्लस c। अब देखिए क्वेश्चंस के अंदर क्या बोल रहा है, a प्लस बी प्लस c, तो हमें क्या दे रखा है 4। तो हम इस a प्लस बी प्लस c की जगह तो क्या कर लेंगे 4, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये हमारे पास बचेगा माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर व्यंजक की प्रॉपर्टी है, द्विघातीय व्यंजक की, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, अब देखिए फिर से क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी कितना है 4, तो यहाँ 4 करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी अगेन क्या आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 0, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बची 16। तो 16 और 16 गुणा 4 64, और ध्यान देना माइनस साइन भी साथ है, माइनस 64, ठीक है। क्या आ जाएगा माइनस 64, कहीं आप प्लस का 64 कर दो गलती हो जाएगी। तो हमारे पास है 16 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 16, 16 चौका 64, और ये वाला माइनस का साइन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास -64।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है हमारे पास है कि मान लीजिए कि जो ए है सारणी की वो पी क्यू आर एस का 2 गुणा 2 का है, जहां पी क्यू आर और एस है वो 20 से छोटी 4 पृथक अभाज्य संख्याएं हैं, तो इस सारणी का अधिकतम मान क्या होगा। ओके, इस सारणी का अधिकतम मान क्या होगा। इसको इधर देखिए कि हमें दे रखा है A इज इक्वल टू पी क्यू आर एस, डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी एस माइनस क्यू आर, ये आ जाएगा हमारे पास A बराबर। अब बताइए पी क्यू आर एस क्या है, जहां पी क्यू आर और एस 20 से छोटी, 20 से छोटी कोई भी 4 पृथक अभाज्य संख्याएं हैं। बताइए 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जल्दी जल्दी देखो। 20 से छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7, 11, 13, 17, 19। बस रुक जाओ, क्योंकि 20 से छोटी लेना है। अब हमें क्या करना है, ऐसी 2 संख्याएं जो यहां गुणा हो और 2 संख्याएं यहां गुणा होगी, और चारों की चारों पृथक पृथक लेनी है, यानी हमें 2 बार कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते, इनमें से कोई भी 4 लेनी है, अलग अलग लेनी है। और इसके अंदर हमें क्या पूछ रखा है, अधिकतम वैल्यू पूछ रखी है। अधिकतम वैल्यू पूछने का मतलब ये 2 तो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए और ये 2 छोटी से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि ये माइनस में कुछ कम होंगी। तो आप देखिए, आप ले लो कि P के बराबर सबसे बड़ा है 19, ये ले लो, और Q के बराबर है 17, ये दोनों गुणा होंगे तो 17 को 19 से, 19 को 17 से, यहाँ 17 लिखो या 19 लिखो। Q की वैल्यू अब देखिए छोटी से छोटी, ये तो अधिकतम लेना है, मतलब वैल्यू क्या निकालनी है, अधिकतम, तो इनका मल्टीप्लाई तो बड़े से बड़ा हो जाए, और जब घटाने की ही बारी आए तब हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी ले लेंगे। तो Q को 2 ले लो और इस R को आप 3 ले लो, मतलब इधर से तो ये 2 बड़ी ले लो और इधर से 2 छोटी ले लो, क्योंकि माइनस हो रहा है। तो मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा, P को हमने क्या ले लिया 19, और Q को हमने क्या ले लिया, P और S को लेंगे 17, मतलब P है और S है 17 है, और Q छोटी लेनी है 2, और R S Q कितनी आ जाएगी हमारे पास है 2, और ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 17, और ये 3, 2 और 3 आपस में बदल सकते हैं 19 और 17, क्योंकि मल्टीप्लाई होने हैं। तो 19 गुणा 17 माइनस 3 दूनी 6, करो 19 को 17 से मल्टीप्लाई, 323, 323 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 317, कितने बचेंगे 317। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अधिकतम वैल्यू। ठीक है, सपोज करो मान लो अगर यहां प्लस आ जाता तो हमें अधिकतम वैल्यू के लिए तो 2 तो ये ले ही ली थी, तो हमें 13 और 11 लेना पड़ता। ठीक है, और मान लो ये माइनस में थी तो इनको छोटा कर लेते, तो यहाँ की वैल्यू ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो यहाँ लास्ट 2 सेकंड लार्जेस्ट ले लो 2, और यहाँ सेकंड छोटे छोटे 2 ले लो। ठीक है, अगर बोलता कि मिनिमम वैल्यू क्या है तो इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं, माइनस में आ जाती है 317। तो ये था हमारे पास क्वेश्चंस की। मान लीजिए कोई भी अगर ऐसे कंडीशंस आ जाए 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, मान लो आगे ईयर में क्वेश्चंस पूछे 30 से छोटी अभाज्य संख्याएं, तो इसके अंदर 19 के बाद क्या होना जाएगा, 23 आ जाएगा, और 24, 25, 26, 27, 28, 29 आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में नेक्स्ट ईयर बना के दे दे कि 30 से छोटी दे दे, तो आप लास्ट क्या करोगे, 29 गुणा 23 और माइनस सेकेंडरी 2 गुणा 3। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन से 13 थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि यदि A और B कोटि 2 के ऐसे वर्ग अवयव हैं कि डिटर्मिनेंट AB इज इक्वल डिटर्मिनेंट BA, तो निम्न में से कौन सा सही है, और ये 4 ऑप्शन हमें दे दिए। देखिए A और B कोटि 2 के क्या हैं, वर्ग अवयव हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी एक बार अवयव मान के देखो, जैसे A ले लो, हमारे पास 2, 1, 0 और 2 है, 2, 1, 0 और चलो 1 मान लो, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, और B है हमारे पास 1, 0, 2 और माइनस का 1। अपनी मर्जी से कोई भी मान लो A और B, जरूरी नहीं कि मैंने जैसे माने हैं आप वैसे ही मानोगे, पर ऐसे वैल्यू लेना जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब मल्टीप्लाई करो A B को, तो A को B से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 यानी 4, 2 को करेंगे 0 से, 1 एकम माइनस 1, 0 को 1 से, 2 एकम 2, और 0 को 0 से, 1 एकम माइनस 1, यानी ये तो हमारे पास AB आ गया, एंड BA कितना आ गया हमारे पास है, तो पहले B लिख लेता हूं मैं इधर, और ये A इधर ले लो, 2, 0 और 1, 1। देखिए ये क्या है B और ये क्या है A, जो हमने माना था।
तो 2 एकम 2 और ये 0 2 आ जाएगा। 1 को 1 से करेंगे 1 और ये 0, 2 को 2 से करेंगे 4 और ये 0, और 2 को 1 से करेंगे 2 और -1, यानी 2 एकम 2 और -1 1, यानी ये हमारे पास ए बी आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, बी ए। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी दो वैल्यू ले लेना मैट्रिक्स की सारणी की, ए और बी। अब देखो हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ए बी, यानी इसका डिटर्मिनेंट ए बी -4 और +2, -4 -2 यानी +2 कितना आया, -2, और इसका 2 एकम 2 और -4 एकम 4, इसका डिटर्मिनेंट कितना आया हमारे पास है -2, यानी ए बी और बी ए -2 बराबर -2, यानी इस कंडीशन का कोई भी हमने अपनी मर्जी से दो डिटर्मिनेंट लिए हैं और वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए ऑप्शंस क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा सही है कि ए को अवश्य एकांक अवयव, देखो ए और बी कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ना तो ए का जरूरी है कि वो एकांक हो, ना बी का जरूरी है, ना ए और बी दोनों का ही है। ऑप्शन डी आ जाएगा, ए और बी का एकांक अवयव होना जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो अपनी मर्जी से कोई भी दो मैट्रिक्स है ये एकांक अवयव नहीं है, इन्होंने भी कंडीशन का पालन किया है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 14 नंबर के क्वेश्चन में डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्या बोल रहा है हमारे पास है कि यदि सारणिक, और हमें एक सारणिक दे दिया अक्ष 1 3 0 0 1 और 1 अक्ष 4 बराबर 0, और हमें बोल रहा है कि x की वैल्यू निकालिए, और हमें क्या बोल रहा है, x की वैल्यू निकालिए। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी सारणिक का मान 0 कब आता है, जब उसकी दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो। देखो सीधा सा रूल्स है कि कोई भी सारणिक बराबर 0 कब होती है हमारे पास है, जब उसकी कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो। सपोज करो अक्ष के बराबर में अगर 1 रख दूं तो 1 0 1 1 0 1, यानी 1 1 0 0 1 1, यानी अक्ष के बराबर 1 रखते ही मेरे पास रिजल्ट क्या रहा है, 0। क्या इस ऑप्शन में 1 है, नहीं। क्या इस ऑप्शन में 1 है, नहीं। 3 या 4 ऑप्शन में 1 है, नहीं, यानी 1 के ऊपर सेटिस्फाई है तो ये -1 के ऊपर भी सेटिस्फाई होगी, क्योंकि और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। या फिर सारणिक से मान निकालो, सीधा इस वाले 1 का निकालो, अक्ष स्क्वायर -1 अक्ष स्क्वायर -1 बराबर 0, -0 में चला जाएगा, अक्ष बराबर +-1, ऐसे बोल दो, या सीधा सा हिसाब है कि कोई भी दो पंक्ति और दो स्तंभ बराबर 0 होते इसके आ जाएगा हमारे पास वैल्यू ए आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 या -1। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए, क्या बोल रहा है कि यदि f(x) बराबर हमें कुछ ऐसा दे दिया, f(0) + f(1) किसके बराबर है, ठीक है। इस साइड में ध्यान दो, 20 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले हमें x के जगह क्या रखना है, -1। सोचिए यहां मैं -1 रखूंगा हमारे पास है, तो ये कितना आ जाएगा, 1, और ये -1, और ये कितना आ जाएगा, 0। देखिए -1 रखेंगे, इसको हम बिल्कुल शॉर्टली लेंगे, यहां -1 लेंगे तो देखो -1 + 1 0, -1 + 1 ये भी 0, और -1 + 1 ये भी 0। मतलब ये हमारे पास f(-1) की एक ऐसी टेबल बनेगी कि यहां हमारे पास कोई भी वैल्यू आए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, बट यहां क्या आ गया हमारे पास अक्ष की जगह -1 रखते ही 0 0 0, फिर क्या करना है, +f(0) प्लस क्या आ जाएगा, f(0). देखिए इस वाले अक्ष की जगह में मेरे को क्या रखना है, 0। f(0) का मान निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0, और ये भी कितना आ जाएगा, 0, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 - 1 × 0 - 2, ये कितना आ जाएगा। देखिए f(0) रखेंगे तो ये 1 और ये 0 और ये 0, देख लीजिए ध्यान से, ये 1 ये 0 और ये 0, फिर ये भी 0 ये भी 0, और ये हो जाएगा -1, ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 और 4। देखिए 0 0 और यहाँ 0 रखेंगे तो -+ 2 एकम 2 2 दूनी 4, यहाँ 0 रखेंगे तो 1 0 0, यहाँ रखेंगे तो 1 0 और 0, ठीक है। फिर f(1), फिर हमें क्या करना है, f(1) करना है। f(1) यानी अक्ष की जगह में क्या रखना है, 1 रखना है। अब की बार नीचे से देखो, 1 रखते ही क्या आ गया, 0, ये 1 रखते ही क्या आ गया, 0, और ये 1 रखते ही भी क्या आ गया, 0, यानी इस वाले के अंदर ये हमें क्या है पता नहीं, पर इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। और देखो अक्ष बराबर 0, आप क्या करो, बीच वाले में रख के देखो,
अक्स वाली में क्या करो, इसको भी सीधा कर लो एक बार। अक्स एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है कि बीच वाली स्टेप्स क्या आ रही है, जीरो, बाकी हमें को एक बार नहीं देखनी है। तो हमें पता है सारणी की वैल्यू निकालते हैं, कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ, कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ जीरो आ जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास है जीरो। ठीक है, दोबारा से देखो, -1 रखते ही 0 0 और 0, यानी इसकी वैल्यू की क्या बचेगी, सारणी की 0। फिर 0 रखनी है बीच वाली में, देख लो अक्स अक्स अक्स, यानी 0 का गुणांक सभी में है, ये भी 0। 1 रखेंगे तो 1 1 एंड 1, ये भी क्या है 0। तो इस प्रकार हमारे पास इसके सारणी का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन से नंबर 54 का देखिए क्या बोल रहा है। 54 नंबर का क्वेश्चन की तृतीय कोटि के एक सारणिक की आयवीय पंक्ति और जैवे स्तंभ में अवयव इस प्रकार हैं कि 2 × i + j के बराबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है हमारे पास है कि एक तृतीय कोटि का सारणिक है। तो आपको पता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये तृतीय कोटि का एक सारणिक है और आयवीय पंक्ति जैव स्तंभ किसके बराबर है, 2 × i + j के बराबर। यानी 1 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 और 2 दूनी 4, फिर 1 और 2 2 1 3 3 दूनी 6, 1 और 3 3 1 4 दूनी 8, 2 और 1 3 दूनी 6, 2 और 2 4 दूनी 8 और 2 और 3 5 दूनी 10, 3 और 1 4 दूनी 8, 3 और 2 5 दूनी 10, 3 और 3 6 दूनी 12। इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2 और इसका डिफरेंस भी 2, इसका डिफरेंस भी 2 और इसका डिफरेंस भी 2, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इस सारणी का मान भी हमारे पास कितना आ जाएगा 0। यह था हमारे पास 54 नंबर का क्वेश्चन जिसमें क्या आएगा रिजल्ट है 0। ठीक है, तो ये हमारे पास 2021 में आए हुए सारणी के 5 क्वेश्चंस थे। अब देखो 2020 फर्स्ट और सेकंड का जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी हम पार्ट ए सीरीज के क्वेश्चन से लिखते हैं। क्या बोल रहा है कि के कितने मानों के लिए अवयव और ये अव्युत्क्रमणीय है। अव्युत्क्रमणीय का मतलब है इसके सारणिक का मान क्या आना चाहिए, हमारे पास है 0 आना चाहिए। अव्युत्क्रमणीय का मतलब इसके जो सारणिक का मान है -k0 -5 है, -k और k -1, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। ये होता है अव्युत्क्रमणीय का मीन्स। तो निकालो, ये 0 वाला निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। -k का निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस k एकम k और माइनस माइनस प्लस और 5k और 5k प्लस का 4 और माइनस माइनस प्लस k² और माइनस 0 और बराबर में क्या आ गया 0। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा -k², ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी और माइनस माइनस प्लस 5k² और प्लस 4k² बराबर है 0। 4k² और ये -k और ये माइनस माइनस प्लस 5k² और ये आ जाएगा हमारे पास -k² आएगा। सॉरी, यहाँ से कितना आएगा -k²। तो -k² और -4 कितने हो गए -5k² प्लस 5k² है 0, यानी ये क्या आ गया हमारे पास 0 के बराबर है 0, यानी ये k के ऊपर डिपेंड नहीं है, अनिर्भर है। तो k की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, हर बार इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो k के कितने मान हो गए हमारे पास अनंत वैल्यू हो गई। ठीक है, क्योंकि k के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसका मतलब k के अनंत मान है। यहाँ आप 1 रख लो, 2 रख लो, -3 रख लो, -8, जो भी वैल्यू रखोगे हर बार कितना आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 12 नंबर है कि एक सारणिक और i² i³ और कुछ ऐसे दे रखा है जहां i√-1 है, इसकी वैल्यू क्या है। ओके, तो इस क्वेश्चन को ऐसे मत सोचना कि क्वेश्चन हमारे पास से कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। मान लो आपने यही क्वेश्चन यहीं पढ़ लिया और एग्जाम में सडनली इधर 11 कर दिया तो आप मात खा सकते हो, इसलिए देख लेना ध्यान से, क्योंकि इसके अंदर छोटी सी गलती आपको कहीं और लेके जा सकती है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कोई रूल्स मत अपनाओ। हम जानते हैं कि आयटा की 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 तो हम सीधा निकाल लेंगे, तो इसको छोड़ दो आयोटा, और i² की वैल्यू -1, आयटा की क्यूब की कितनी होती है -आयोटा, आयटा की 4 की 1 है और ये आयटा की 2 बचेगी, आयटा की 2 कितनी होती है -1, आयटा की 8 कितनी होती है 1 और 4 दूनी 8, 1 आयटा बचेगा इधर और 4 × 12 ये पूरा जाएगा और 4 × 12 आयटा की क्यूब यानी -आयोटा।
ये हमारे पास आएगा। अब इसके अंदर से ये ले लो, जल्दी जल्दी निकालो, माइनस माइनस प्लस आयोटा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 1 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, और ये माइनस आयोटा 1 कम 1 प्लस आयोटा, तो ये कितना बचेगा आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा, और ये माइनस आयोटा, देखिए माइनस माइनस 2 आयोटा हो गए, ये कितने हो गए माइनस 2 आयोटा, और ये माइनस आयोटा और ये माइनस आयोटा स्क्वायर। देखिए प्लस आयोटा स्क्वायर है माइनस आयोटा स्क्वायर कैंसिल से, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस, यानी माइनस का 4 आयोटा, कितना बचा हमारे पास है माइनस का 4 आयोटा। तो कोई भी रूल्स या ट्रिक्स मत याद रखना, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, लगातार प्रैक्टिस करोगे तो ये वाले क्वेश्चंस काफी इजी हो जाएंगे। तो कोई भी वैल्यू आ जाए ध्यान से देख लेना, ये 9 12 15 4 6 8 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 14 है कि मान लीजिए कि पी क्यू आर 3 अलग अलग धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो एक डी दे दिया हमें और इसका कौन सा एक वैल्यू सही है। ठीक है, इधर देखिए हमें क्या दे रखा है डी, हमें डी दे दिया पी क्यू आर क्यू आर पी क्यू, हमें ये डी दे दिया, तो इसके सारणिक का मान निकालो। P निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आर क्यू माइनस पी स्क्वायर से, माइनस क्यू निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर से माइनस पी आर है, प्लस आर निकालेंगे तो क्यू पी माइनस आर स्क्वायर, तो ये बचेगा पी आर क्यू पी की क्यूब है माइनस क्यू की क्यूब माइनस क्यू पी आर है प्लस आर क्यू पी माइनस आर की क्यूब, यानी हमारे पास पी क्यू आर ये बचे 3p/q/r और माइनस पी की क्यूब प्लस क्यू की क्यूब प्लस आर की क्यूब, ये आ गई भाई हमारे पास डी की वैल्यू। ओके, अब पी क्यू आर क्या है ये क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर 3 अलग अलग है, यानी एक तो हमें अलग अलग डिफरेंट वैल्यू लेनी है और वो भी हमें धनात्मक वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो हमें कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या ले लो, तो जब हमें खुद की मर्जी की बारी है तो अब छोटी से छोटी मान के देखो, मान के चलो कि p बराबर 1 है, q बराबर 2 है और r बराबर 3 है। ठीक है, तो p बराबर 1 रखेंगे तो 1 2 3, यानी 1 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 6 3 18, और माइनस 1 की क्यूब 2 की क्यूब और 3 की क्यूब, तो पक्का ये वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास है नेगेटिव। तो हमारे पास डी क्या आ गया लेस 0, ये वैल्यू क्या बचेगी नेगेटिव। और देखो किसी भी कंडीशन पे ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मान लो आपने एक समान तो ले नहीं सकते, अगर एक लेंगे तो 1 + 1 + 1 3, और ये 1 × 1 × 3 - 3 0 बच जाएगा, डी के बराबर 0 आएगी। तो ये डी का मान 0 तभी आएगा जब p बराबर q बराबर r, और ऐसा हमें लेना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि 3 अलग अलग वैल्यू है। ओके, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा डी लेस 0, क्या आ जाएगा डी लेस 0। अगर क्वेश्चन से हटा लेता कि अगर सीधा बोल देता कि मान लीजिए कि पी क्यू आर धनात्मक वास्तविक संख्याएं, ध्यान देना, अगर ऐसे बोल देता कि पी क्यू आर धनात्मक वास्तविक संख्याएं, अब देखो समान और असमान के लिए तो नहीं बोला, तो उस वक्त ये कंडीशन आ जाती कि डी नेगेटिव भी होती और डी बराबर 0 भी होता, पर 3 अलग अलग लिखने की वजह से आंसर क्या आएगा डी लेस 0। तो इस क्वेश्चन में आगे सुधार हो सकता है कि अगर ये शब्द हटा देगा तो डी लेस इक्वल 0 और डिफरेंट दे दी तो ओनली लेस 0। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन से 48 का आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 2019 से सेकंड पार्ट के क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि सारणी के 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल है, 2 3 4 फैक्टोरियल 3 4 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन से क्लासेस में करवाया हुआ है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर ऐसे आ जाए n फैक्टोरियल n + 1 फैक्टोरियल और n + 2 फैक्टोरियल, फिर n + 1 फैक्टोरियल n + 2 फैक्टोरियल और n + 3 फैक्टोरियल, n + 2 फैक्टोरियल n + 3 फैक्टोरियल और n + 4 फैक्टोरियल। इसका रिजल्ट बताया था कि 2 गुणा, या तो आप पहली पंक्ति ले लेना या आप पहला स्तंभ ले लेना, तो 2 गुणा n फैक्टोरियल n + 1 फैक्टोरियल और n + 2 फैक्टोरियल।
ठीक है, यानी कंटिन्यू चले, क्रमागत 1 2 3 1 2 3, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद ऐसे भी आए और ऐसे भी आए। देखो 2 3 4 3 4 5 3 4 5, चाहे कॉलम से देख लो और चाहे यहाँ पे रो से देख लो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 गुणा 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, यानी 2 1 2 और 3 फैक्टोरियल, यानी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 24 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अक्ष के कौन से मान और समीकरण को संतुष्ट करते हैं। हमें एक इक्वेशन सा दिया है, हमें इसमें बोल रहा है कि एक्स की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती हैं। ओके, तो देखिए इस सारणी की वैल्यू निकालो और इस सारणी की वैल्यू निकालो। ये हमारे पास क्या है, अक्ष 0 2, 2 अक्ष 2 1 और 1 1 1, एंड सेकंड हमारे पास क्या है 3 अक्ष 0 2 और अक्ष स्क्वायर और 2 और 1 और ये 0 और 1 और 1। ये हमें इसकी वैल्यू बोल रहे कि बराबर 0 को कौन कौन से समीकरण संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ अक्ष की वैल्यू निकालेंगे, 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का 2 2 अक्ष माइनस का 2। यहाँ देखिए 3 अक्ष 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और ये 2 अक्ष स्क्वायर माइनस 0 बराबर 0। तो ये बचेगा अक्ष और ये 2 दूनी 4 अक्ष और माइनस 2 दूनी 4 और ये 3 अक्ष और ये 2 अक्ष स्क्वायर बराबर 0, द्विघात बन गया। ये 2 अक्ष स्क्वायर और 3 और 1 4 और 4 8 अक्ष माइनस 4 बराबर 0, या 2 कॉमन लेके इधर भेज दो, प्लस 4x माइनस 2 बराबर 0। अब इसके मूल्स निकाल लो, अगर टुकड़े नहीं बन रहे तो सीधा श्रीधराचार्य सूत्र लगा दो। क्या बोल रहा है श्रीधराचार्य सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 16 और 8 24। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का 4 प्लस माइनस रूट 24 बटा 2। तो इसको मैं 4 6 की 24 लिख सकता हूं, यानी -4 और 2 रूट 6 बटा 2, 2 कॉमन लेके काटेंगे तो -2 प्लस माइनस रूट 6, -2 प्लस माइनस, ये रहा ऑप्शन है डी, -2 प्लस माइनस रूट 6। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, यदि x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो हमें एक सारणिक दिया है, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए सिंपल सीधा सा दिखाई दे रहा है, इसका आंसर क्या आएगा 0। क्यों आएगा, देखिए हमें क्या दे रखा है, x प्लस ए बी और सी, ए x प्लस बी और सी, ए बी और x प्लस सी। अगर मैं ऑपरेशन लगा दूं C1 प्लस C2 प्लस C3 और रख दूं C1 की जगह, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी और ये बी सी, ये आ जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, या देख लो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी और ये x प्लस बी और सी, और ये आ जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी और ये b और x प्लस सी। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या बोल रही है, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यानी ये 0 ये 0 ये 0, आगे का रहने दो ऐसी की ऐसी, और सारणी में कोई भी एक पंक्ति आ जाए या एक स्तंभ इधर 0 आ गया तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो हमारे पास इस सारणी का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट देखिए 2019 फर्स्ट के अंदर जो पार्ट 19 क्या बोल रहा है कि कैपिटल ए कोटि 3 का इस प्रकार का एक वर्गाव्यू है कि इसके सारणी का मान 4 है, तो इसके परिवर्त के सारणी का मान क्या होगा। ठीक है, हमें दे रखा है कि एक सारणिक ए है 3 क्रॉस 3 की है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 4, और बोले इसके परिवर्तित यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए की पावर टी की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर टी, चाहे वो कितने भी ऑर्डर का हो, 3 4 5 जो भी हो, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारे पास 4, ये भी 4 दे रखा तो इसके परिवर्तित भी कितना आ जाएगा 4। ओके, तो ये परिभाषा से ही इसका क्वेश्चन से आंसर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोल रहा है कि यदि ए कोटि n ग्रेटर 1 का एक वर्गाव्य हो तो निम्न में से कौन सा एक सही है, और ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चंस भी हमारे पास है, उसकी प्रॉपर्टीज का ये सारणी के गुण धर्म का कि डिटर्मिनेंट -a किसके बराबर होता है, -1 की पावर n डिटर्मिनेंट a के बराबर होता है। ए भी सत्य नहीं है, ना सी है ना ही डी है। डिटर्मिनेंट a किसके बराबर होता है, -1 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 और 28 जॉइंट क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि मान लीजिए ए और बी 3 गुणा 3 अवयव है,
जहाँ डिटर्मिनेट ए 4 है और डिटर्मिनेट बी 3 है। तो क्वेश्चन 27 और 28 एक साथ सोल्व करने हैं कि डिटर्मिनेट 2ab किसके बराबर है और डिटर्मिनेट 3ab इनवर्स किसके बराबर है। देखिए क्या दे रखा है, ए बी 3 क्रॉस 3 का है, बी भी 3 क्रॉस 3 का है। ओके देखिए ए बी कितने का है, 3 क्रॉस 3 का है, बी भी 3 क्रॉस 3 का है। डिटर्मिनेट ए यानी चाहे ऐसे लिख के दे दो और चाहे ऐसे लिख के दे दो, डिटर्मिनेट ए कितना है 4 है और डिटर्मिनेट बी कितना है हमारे पास है 3। तो हमें बोल रहा है डिटर्मिनेट 2ab यानी ये 2ab का डिटर्मिनेट, और आपको पता है ए 3 क्रॉस 3 है, बी 3 क्रॉस 3 है, तो ए बी भी कितना होगा 3 क्रॉस 3। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n और डिटर्मिनेट ए और डिटर्मिनेट बी। ओके क्योंकि 3 गुणा 3 की पावर है तो 3 आ जाएगा ऊपर। ठीक इसी प्रकार ये क्या बोल रहा है डिटर्मिनेट 3ab इनवर्स यानी 3ab इनवर्स, और ए बी इनवर्स भी पॉसिबल है, 3 क्रॉस 3 रिजल्ट आना है तो इसका आ जाएगा 3 की पावर ये वाला 3, ये जो 3 है ये 3 क्रॉस 3 से लिया गया है, और डिटर्मिनेट ए और डिटर्मिनेट बी इनवर्स। अब रख दो वैल्यू, ये 2 की पावर 3 कितना होता है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 है, और डिटर्मिनेट ए कितना दे रखा है 4 है, और डिटर्मिनेट बी कितना दे रखा है 3 4 3 12 और 12 अंठी 96, इसके तो आ जाएंगे 96 है, और ये आ जाएगा 3 3 9 9 3 27 है, और डिटर्मिनेट ए कितना दे रखा है 4 है, और इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन डिटर्मिनेट बी, क्योंकि इनवर्स में है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यानी ये आ जाएगा 27 गुणा 4 है, और डिटर्मिनेट बी का मान कितना है 3 3 9 27 और 9 चौका 36, इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 36। ठीक है नेक्स्ट देखिए 2018 सेकंड एनडीए के अंदर से आए हुए पार्ट ए सीरीज के ही क्वेश्चंस नंबर 13 क्या बोल रहा है कि सारणी के अक्ष y 3 अक्ष स्क्वायर 5 y की क्यूब 9 अक्ष की क्यूब 10 y की 5 27 के प्रसार में निम्नलिखित में से कौन सा गुणक या घटक सम्मिलित है। गुणक या घटक यानी गुणनखंड, मतलब ऐसी वैल्यू जो इसकी वैल्यू 0 आ जाए। देखिए गुणनखंड का मतलब होता है सारणी में कोई ऐसी वैल्यू रखो जिसे गुणनखंड इसको संतुष्ट कर जाए, बराबर 0 आ जाए, तो वो उस सारणी का एक गुणनखंड होता है। जैसे देखिए यहाँ अक्ष की वैल्यू अगर मान लो मैं 3 रख रहा हूँ, अगर मैं अक्ष की वैल्यू 3 रख रहा हूँ तो ये कितनी आ जाएगी 3 3 3 9 और 3 3 9 3 27, और ये छोड़ दो 5 y स्क्वायर 10 y की 5 है, और ये 3 9 और 27, यानी अगर मैं इसके अंदर x बराबर 3 रख दूं तो इस सारणी के मान देखो 2 स्तंभ क्या हो गए बराबर, तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब x बराबर 3 रखने के ऊपर इस सारणी का मान 0 आया, तो x माइनस 3 इस सारणी का एक गुणनखंड है। एक तो ये हो गया इसका कौन सा गुणक के घटक सम्मिलित है, तो x माइनस 3। फिर दूसरा देखो x माइनस वाई, यानी x बराबर y रख के देखेंगे तो y और ये y स्क्वायर है 5 y की क्यूब है, इसमें 0 नहीं आएगा। अगर y की जगह हम 3 रख के देखें तो 3 और ये आगे निकल जाएगा, ये भी 0 नहीं होगा, और x की जगह हम 3y रखें तो भी इसके अंदर ही वैल्यू बराबर नहीं होंगी। मतलब केवल x बराबर 3 इस समीकरण को सारणी को माने 0 लेके आएगा, तो x माइनस 3 इसका एक घटक है। ओके इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन से 19 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 19 है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a माइनस एक्स सी बी इसके एक हल क्या होगा। क्या पूछ रहा है, इसके अंदर से इसका एक हल है। तो देखिए ध्यान से, इसके अंदर एक हल है, क्या आ जाएगा हमारे पास है, ये पार्ट ए चल रहा है 2018 सेकंड में, कि अगर इस सारणी की वैल्यू है, अगर मैं इसको लिख लूं ऑपरेशन लगा दूं C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये आ जाएगा a माइनस अक्ष C और B, तो ये आ जाएगा a C B, यानी इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा a प्लस B प्लस C माइनस अक्ष, और ये C और ये आ जाएगा B, यहाँ जोड़ेंगे तो भी ये आ जाएगा a प्लस B प्लस C माइनस अक्ष, और ये b माइनस अक्ष, और ये a, और इधर जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस अक्ष, और a और c माइनस अक्ष, और बराबर क्या है इसके अंदर 0।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है हमारे पास है 0, यानी ये 0, a प्लस बी प्लस सी ये 0 और a प्लस बी प्लस सी ये 0। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसके अंदर से मैं माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो कितना आएगा 1 1 1 और ये सी बी और ये b माइनस एक्स ए और a और c माइनस एक्स बराबर है 0, यानी यहाँ x बराबर 0 या इस सारणी के बराबर 0। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके अंदर से हलों में से एक हल है, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास x बराबर 0 इसका एक हल है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी, x बराबर 0 इस सारणी का एक हल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पढ़िए। क्या बोल रहा है कि अवयव और अक्ष वाई वाई प्लस जेड, जेड अक्ष जेड प्लस एक्स, वाई जेड अक्ष प्लस वाई की सारणिक कौन सा है। मतलब इस सारणिक का ये हमें वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो इसके अंदर देखो, अगर मैं ऐसे जोड़ दूं एक्स वाई जेड और ये 2x प्लस 2y प्लस 2z, यानी अब की बार हमें ऑपरेशन लगाना है R1 R2 R3 और आप कोई भी एक जगह रख लो R1 की जगह। तो अक्ष प्लस जेड प्लस वाई, यानी ये क्या बच गया अक्ष प्लस जेड प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा y प्लस अक्ष प्लस जेड, और ये क्या हो जाएगा 2y 2 अक्ष और 2z, 2y 2z और 2 अक्ष, नीचे छोड़ दो ऐसा कैसा जेड वाई अक्ष जेड और जेड प्लस एक्स और अक्ष प्लस वाई। ओके, तो हमारे पास अक्ष प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लो। अक्ष प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 1 और ये बचेगा इधर 2 और ये जेड एक्स और वाई जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। अब देखो हमें आगे सोल्व नहीं करना है, हमारे पास कहीं ना कहीं गुणा में आंसर क्या आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। देखो ये रहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो आप डायरेक्ट ऑप्शंस क्या टिक कर दोगे, डी ऑप्शंस टिक कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि एबीसी त्रिभुज के कोण हैं। ओके, और हमें एक सारणिक दे दिया, तो निम्न में से कौन से ये एक वैल्यू है। ध्यान से देखो, इसको करेंगे, हमारे पास एक सारणिक दे दिया 1 1 1 और ये दे दिया 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन बी और 1 प्लस साइन सी, और ये हमें दे दिया साइन ए प्लस साइन स्क्वायर बी, सॉरी साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी, और ये साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी, और इसके बराबर हमें क्या दे रखा है 0, और बोल रहा है एबीसी त्रिभुज के क्या हैं हमारे पास है कोण हैं। अब देखिए इसके बराबर 0 कब आएगा, जब इसकी कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अगर मैं a के बराबर b रख लेता हूं, सपोज करो अगर मैं a बराबर b रख लेता हूं, तो 1 1 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है 0, यानी a बराबर b इसे संतुष्ट करता है। ठीक है, फिर जरूरी नहीं है आप a बराबर b, आप b बराबर c भी रख सकते हो। b बराबर c रखोगे तो 1 1 1 प्लस साइन b 1 प्लस साइन b प्लस साइन स्क्वायर b, साइन b प्लस साइन स्क्वायर b, इससे भी रिजल्ट क्या आएगा 0, b बराबर है c भी आ जाएगा। और c बराबर a भी रख लोगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 1 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है, साइन ए प्लस ए साइन स्क्वायर है, c बराबर a भी क्या करता है, इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। और अगर आप ऐसे रख लोगे a बराबर b बराबर c भी रख लोगे तो ये सारी पंक्ति आपस में क्या हो जाएंगी, एक समान हो जाएंगी, इसका मतलब भी क्या है 0। अब देखो ये कोई दो कोण बराबर, कोई दो कोण बराबर और कोई दो कोणे बराबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास है कि दो कोण बराबर है, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, दो एंगल बराबर है, यानी ये तो क्या बता रहा है समद्विबाहु है, और ये तीनों कोण क्या बता रहा है कि ये समबाहु है। तो दो कोण का तो हमें बता दिया समद्विबाहु, तीन कोण बराबर हो जाए तो समबाहु। पर अभी यहाँ ये देखना कि पहले 0 कब आ रहा है, 2 होते ही 0 आ रहा है, तो इन दोनों में किसे प्राथमिकता दी जाएगी, समद्विबाहु के अंदर। ठीक है, तो ये त्रिभुज एबीसी हमारे पास है समद्विबाहु के शीर्षे हैं, क्योंकि यहाँ समबाहु भी सेटिस्फाई करता है और समद्विबाहु भी सेटिस्फाई करता है, परंतु पहले जैसे ही 2 होते ही 0 आ रहा है तो तीसरा हमें 0 रखने की जरूरत ही नहीं है, अतः इसे समद्विबाहु को फर्स्ट प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये थे हमारे पास है क्वेश्चन 34। अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके अंदर ऑप्शन डी आएगा, तीनों इसके स्टेटमेंट हैं
वो सत्य दे रखे हैं, आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर है 12। और 2018 फेस्ट के अंदर से एक भी क्वेश्चन है वो सारणिक वाले हिस्से से नहीं पूछा गया है। तो ये थे हमारे पास सारणिक से रिलेटेड 2018 से 2021 तक के 6 पेपर्स के सभी सॉल्यूशंस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ।